संगम एज क्या है? संगम एज बेसिकली मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि संगम एज का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक, जहाँ पर क्या है कि जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है कहाँ का? साउथ इंडिया का। ठीक है, और स्पेशली प्रेजेंट डे में जो तमिलनाडु है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक आप देखो, अभी तक हम कहाँ की बात कर रहे थे? कर्नाटका तक की, है ना? मगध वाला, बिहार, ऊपर का जो रीजन है पूरा, कि भाई ये कंकर कर लिया, कहाँ से लेकर के कि अफगानिस्तान, कश्मीर, बंगाल और नीचे कर्नाटका। ठीक है, यहाँ तक की हम बात कर रहे थे। तो उसके बाद जो बचा हुआ इंडिया है साउथ का, क्या उसमें भी कुछ था या नहीं था उस टाइम पर? तो अगेन यस। ठीक है, तो वैसे संगम का क्या मतलब है? संगम मीन्स असेंबली। ठीक है, जैसे हमारे पास जो प्रयागराज है वहां पर संगम है। ठीक है, उसको बोलते हैं ना संगम। किसकी? दो नदी आकर के मिलती हैं, कौन कौन सी? इलाहाबाद में मिलती हैं। हाँ, देवप्रयाग तो उत्तराखंड में है, इलाहाबाद में प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज इज अनदर नेम फॉर इलाहाबाद, है ना? तो वहां पर दो मिलती हैं, तीन मिलती हैं? तीन मिलती हैं। ठीक है, तभी उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, है ना? तो अगर आप इन सब वर्ड्स को देखो तो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को ऐसे ही बोल रहे हैं। थ्री मीन्स तीन। ठीक है, तो अगेन it means gathering of poets and scholars under royal patronage. That is the meaning of संगम। ठीक है, तो संगम एज इज बेसिकली तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। और अगर संगम एज है, ठीक है, जहां पर रॉयल पैट्रोनेज में कौन कौन है? पोएट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो सब मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कल्चरली वो कैसा होगा एरिया? कैसी कल्चर रही होगी वहां पे? भाई जहां पर पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही है, तो उस एरिया की कल्चर कैसी रही होगी? रिच रही होगी, डेफिनेटली प्रॉस्पेरस लाइफ होगी। और जहां पर प्रॉस्पेरस लाइफ होगी तो डेफिनेटली उसका एक सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ होगा, या एनिमल्स की तरह सब रह रहे होंगे? हैं? सिस्टमेटिकली रह रहे होंगे, सिविलाइज्ड वे में रह रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन अगर जब तक इंसान एनिमल एग्जिस्टेंस में रहेगा, मतलब जानवरों की तरह रहेगा, ठीक है, तब तक वहां वो कल्चरली डिप्राइव रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वहां कल्चर उतनी फ्लरिश नहीं कर पाएगी, या उस तरीके से नहीं कर पाएगी। ठीक, अब अगेन कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो साउथ वाला एरिया है इसकी बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास कौन कौन है? चेराज हैं, पांड्याज हैं, चोलाज हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, एम्पायर्स हैं जो रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने स्कूल में भी तो ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, 10th तक, है? मतलब 10th तक का मतलब वही है ना, कि भाई आपने फर्स्ट से लेकर के और 10th तक कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी होंगी, है ना? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इसको लेकर के होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? है या नहीं है? क्यों? मतलब मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि मिसिंग पार्ट क्या था, अभी है या नहीं है? अभी जितना आपने पढ़ा उसको लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग बनी? चोला ने क्या किया था? नेवल नेवल फोर्सेस बेसिकली। अब देखो बात ये है ना कि जो जैसी जगह में है उसकी वैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब कोई राजा जो राजस्थान में है, ठीक है, या कोई मध्य प्रदेश का राजा है, क्या उसे नेवी मेंटेन करने की जरूरत है? क्या करेगा वो नेवी मेंटेन करके? ठीक है, क्या करेगा वो शिप्स मेंटेन करके? उसे जाना ही नहीं है कहीं, पूरा उसका लैंड का एरिया है। तो अगेन उसे किस चीज की जरूरत होगी? घोड़े रखने की। अगर राजस्थान में तो ऊंट रखने की। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर जंगल वाला ज्यादा एरिया है तो हाथी रखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो अब वो शिप रख के क्या करेगा? ठीक, अब हम कह रहे हैं कि चोलाज ने उनके यहाँ पे शिप का वो था कि वाटर से ट्रेड करते थे, वाटर में एक्सपेंशन, नेवल फोर्सेस थी उनके पास, नेवी थी अपनी, तो नेवी रखने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है क्योंकि जोग्राफिकली आप कहाँ पर हो? समुद्र के किनारे। ठीक है, तो ये आपका एरिया ही। अब पता लगा कि लैंड से तो आपने आर्मी से प्रोटेक्ट कर रखा है इसको, लेकिन क्या हुआ कि जो आपका दुश्मन है वो शिप से आया और इधर से आकर के आपके ऊपर अटैक कर दिया।
तो अगेन आपको ये वाली टेरिटरी भी तो प्रोटेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो जो आदमी यहाँ पर है बीच में, उसे नेवी रखने की जरूरत है नहीं है, उसे तो लैंड वाली फोर्सेस रखने की जरूरत है कि उससे ही तो प्रोटेक्ट करना है खुद को, ठीक। तो अगर हम एक दूसरी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते, ठीक है, उसे समझ के पढ़ते हैं, तो हमें खुद ब खुद क्लियर रहता है कि किसने क्या किया होगा और उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं आपसे क्यों पूछना चाह रहा हूँ ये बात, क्यों फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई अपनी तारीफ चाह रहा हूँ, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हमने सेम चीज स्कूल टाइम पे पढ़ी है, ठीक है, तो ऐसा क्या डिफरेंस रहा कि उस चीज को लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बाकी बच्चों के साथ भी होगी। तो ऐसा क्या चीज ला करके हम उसे दूर कर सकते हैं, बेसिकली उस चीज के लिए मैं आपसे फीडबैक चाह रहा हूँ। अच्छा, कि वो क्वेश्चन आंसर्स वाला, मतलब बेसिकली ऐसे कहानी टाइप से नहीं बताते थे वो, ठीक है। और बताओ बताओ जो भी लगता है बेसिकली। अच्छा, सबसे पहले बात, ईमानदारी से एक बात ये बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं? अगर अभी तक का पढ़ा हुआ, ठीक है, हमें कहानी की फॉर्म में हमें बताना हो या किसी को समझाना हो कि क्या है, तो आप समझा दोगे? हम्म। तो बात यह है कि सेम चीज आपने स्कूल में भी पढ़ी, तो स्कूल में और अब में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बात ये है ना, मतलब आप समझ रहे हो कि जो समस्या आपने झेली है वो बाकी बच्चे भी झेल रहे होंगे और आने वाले झेलेंगे, तो उनके लिए तो एटलीस्ट उस चीज को दूर किया जा सके, क्योंकि एजुकेशन का पर्पस इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है। इंफॉर्मेशन तो आज के टाइम में आपके पास चैट जीपीटी पे सारी है, आप एक बार चैट जीपीटी करो और एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो इसका मतलब कि आप ज्यादा फैक्ट्स को रट लें उससे तो कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेट पर्पस क्या है इसका? अब देखो, आपने हिस्ट्री पढ़ी, हम कहते हैं हिस्ट्री से हमें क्या लेना देना है, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि प्रेजेंट डे में भी वैसी वैसी चीजें चल रही हैं जैसी पास्ट में हुई हैं। और अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे इसके बाद, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ना ऐसे नहीं है कि जैसे हमने बना दिया इनको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अलग अलग, कि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। ऑल दोज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, किस किस टाइम पे वो कैसे डेवलप हुई, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम हटा करके मनी का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के आए, फिर मनी को बैकिंग किससे किया हमने, ठीक है। तो बेसिकली अब हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, अगर संगम एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जो हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है। दिस रीजन वॉज कॉल्ड तमिलकम, कवरिंग मॉडर्न तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये स्टेट्स तो हमारे पास अब बने हुए हैं मॉडर्न टाइम में, पहले तो नहीं थे। तो पहले तो एरियाज थे ना हमारे पास, तो वो तो अपने एरियाज के अकॉर्डिंग की जिसकी जहां तक पावर है, जो जहां तक कंट्रोल कर पा रहा है वहां तक उसका एरिया है, वो हमारे हिसाब से थोड़ी करेगा कि भाई तमिलनाडु में रहूंगा, आंध्र प्रदेश में तुम रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली इन एरियाज को कवर कर रहा है। मेजर अर्बन सेंटर मदुरई है, ठीक, मदुरई इज नेम ऑफ, ठीक है। अब अगेन अगर हम इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन मेजर डायनेस्टीज हैं। कौन कौन सी? चेरा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये नाम सुन के अजीब ना लगे कि कोई कहे कि चेरा डायनेस्टी, तो आपको चेरा कहाँ थे, ये तो हमने पढ़े ही नहीं। तो एक आइडिया रहे आपको कि हम अगर कोई चेरा डायनेस्टी की बात कर रहा है, चोला डायनेस्टी की बात कर रहा है, तो मतलब वो कहाँ की बात हो रही होगी, ठीक है। और ये अभी आपको ऐसे लग रहा है, द मोमेंट आपको कोई भी पैसेज इससे रिलेटेड मिलेगा, हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप तुरंत उसे रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इस पैसेज ने ये बात कही है, तो ये तो मैंने कहीं ना कहीं पे पढ़ी हुई है या रिलेटेबल, ठीक है। तो अगेन केरला एंड तमिलनाडु की बात हो रही है, ठीक है। दे आर नोन फॉर ट्रेड विद रोम। अब मतलब समझ रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है उस टाइम पर। तो कैसे चल रहा है? नेवी के थ्रू, मतलब शिप्स के थ्रू, ठीक है। देन अगेन चोला डायनेस्टी, दे आर नोन फॉर इरिगेशन। उस टाइम पर क्या बना रहे हैं? डैम, ठीक है। तो समझ रहे हो कि वे उस टाइम पर डैम बना रहे हैं जब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं है, ठीक है। देन वी हैव पांड्या डायनेस्टी, ठीक, ये संगम असेंबलीज करा रहे हैं। अब संगम असेंबलीज करा रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी प्रॉस्पेरस होंगे। ये लड़, ऑब्वियसली देखो लड़ेंगे तो है ही, मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, आपके घर में मतलब आपका जहां पे घर है उससे बिल्कुल लगते लगते चार घर हैं, मतलब इसको ऐसे समझो कि ये
सपोज करो कि 2 एकड़ की लैंड है, ठीक है, और इस 2 एकड़ की जगह में 20 घर हैं, ठीक, और ये एक 2 एकड़ की जगह है, यहां पे 2 घर हैं, किन में लड़ाई ज्यादा होगी? 20 एकड़ वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 घर है, सॉरी 20 घर वाले में। क्यों? यहाँ पे 20 है लाइन से। कभी 2 और 3 के बीच में लड़ाई हो रही होगी, कभी 2 और 4 के बीच में लड़ाई हो रही होगी, कभी 5-6 के बीच में लड़ाई हो रही होगी, ठीक है। तो किसी ना किसी की लड़ाई चल ही रही होगी इस एरिया में, और यहाँ पर बड़ा है, तो अगेन पहली बात तो ये अपने अपने तक कन्फाइन होंगे। दूसरी बात, इनकी लड़ाई अगर चलेगी तो बहुत कम होगी दोनों के बीच में, मतलब क्योंकि 2 ही लोग हैं तो कम चांसेस है। यहाँ तो किसी ना किसी 2 या 3 के बीच में चल ही रही होगी। और अब इन 2-3 के बीच में लड़ाई चलेगी तो 1-2 पॉलिटिक्स करने वाले भी होंगे जो उस लड़ाई को बढ़वाएंगे। यही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगेन उनके बीच में भी जितना वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, तो वहां लड़ाई तो होगी, उन्हें लड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। एक नहीं लड़वाएगा, दूसरा लड़वा देगा, ठीक। अब आप देखो, यूएस के साथ में लड़ाई नहीं हो रही, जो यूएस की टेरिटरी है वहां पे लड़ाई नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट में हो रही है। क्यों हो रही है मिडिल ईस्ट में लड़ाई? क्योंकि सब छोटे छोटे कंट्रीज हैं आस पड़ोस में, तो कोई किसी के साथ लड़ रहा है, कोई किसी के साथ। दुबई की किसी के साथ लड़ाई थी, दुबई पे क्यों अटैक हो गया? ठीक है, अब ईरान ने कर दिया तो डेफिनेटली दुबई को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, हो गई लड़ाई, ठीक है। वहीं पे एक बड़ा एरिया है, रशिया है, रशिया पूरा अफेक्ट हो रहा है लड़ाई से? नहीं हो रहा। इतना बड़ा एरिया है कि अगर एक के साथ में छोटे से उसमें एरिया में लड़ाई भी हो रही है तो बाकी रशिया अफेक्ट नहीं हो रहा उससे, ठीक। ऐसा नहीं है कि पूरे रशिया के लोगों के ऊपर थ्रेट आ गया हो। इसलिए बिल्कुल जब ये छोटे छोटे उसमें है तो लड़ाई तो होगी। और अगेन मैप में हमने देखी ये चीज, ये देखो कितने ऐसे एरिया में ये सब है यहीं पर ही। वहीं अगर हम बाकी की बात करें उस टाइम पर, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये जो संगम लिटरेचर है दैट इज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, ठीक है, विच इज मेन सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कि जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं हमें पता कहाँ से लगी, बिकॉज ऑफ देयर लिटरेचर, ठीक है। और अगर हम चाहे संगम एज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम अभी ये जो डायनेस्टीज थी, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन से पीरियड में आते हैं जब हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था? स्पेसिफिकली हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न। फिर हमने एंशियंट को भी देखा था कि एंशियंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड देन हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में क्या था? कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। देन प्रोटो हिस्टोरिक में क्या था कि रिटर्न एविडेंसेस हैं लेकिन हम रीड करके बता नहीं सकते कि उनका मतलब क्या है। और हिस्टोरिक का क्या मतलब था कि जहाँ रिटर्न एविडेंसेस भी हैं और हम रीड करके बता भी सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, कि जहाँ हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस भी हैं और हम उन्हें रीड करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसीलिए हमारे पास मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? जो रिटर्न एविडेंसेस है, सिंपल, ठीक है। तो अगेन दीज आर देयर इंपॉर्टेंट वर्क, हालांकि इनको जस्ट एक बार नजर इन पर डाल लेना, कोई ऐसा याद करने की रटने की जरूरत नहीं है इनको। अब अगेन सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में देखें, अब इंटेलेक्चुअली डेवलप है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअली डेवलप है तो उसी तरीके से ही चीजें रहेंगी। तो क्या कह रहा है? ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में डिवाइड है लेकिन रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं है, बाद में डेवलप हो गया, इनिशियली नहीं था, ठीक है। तो वो हमने देखा कि अर्ली वैदिक में कास्ट सिस्टम उतना रिजिड ऊपर भी नहीं था। तो लगभग लगभग क्या होगा अब ये, क्योंकि ओवरऑल संगम एज के बारे में बात कर रहे हैं हम, जब स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें भी ऐसे ही देखेंगे कि जैसे हमारे पास अर्ली वैदिक था, फिर लेटर वैदिक आया, फिर उसके बाद का जो पीरियड है वो आया, तो वहां तक आते आते क्या हो गया, कास्ट सिस्टम पहले ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, फिर हेरिडिटरी के बेसिस पर आ गया, फिर रिजिड होता चला गया, फिर सोसाइटी में डिवाइड आ गया उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही चल रहा है। वुमेन का स्टेटस अब चूंकि इंटेलेक्चुअल्स हैं तो कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी अगेन पूरे कंट्री की एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पे आईटी रिवॉल्यूशन आ रहा होगा उस टाइम, ठीक है, कंप्यूटर लेकर के बैठे होंगे, ये भी एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, ठीक। इनका फोकस राइस कल्टीवेशन पे क्यों था? हाँ, बिकॉज ऑफ सॉइल, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो राइस के ऊपर था। ट्रेड कॉमर्स, इंटरनल एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड क्यों कर पा रहे थे जी?
शिप है, ठीक है, आपके समुद्र से लगती हुई आपकी टेरिटरी है, तो आप शिप को भेज सकते हो इजीली। ठीक, वहीं जो आदमी कश्मीर में बैठा है, ठीक है, उसे कैसे भेजना पड़ेगा? है, इंडस रिवर से तो बह के नीचे समुद्र में पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन उसे भेजना है उधर सेंट्रल एशिया में, तो पहले उल्टा इधर भेजे बह करके, रूट से, लेकिन वो क्या है, बाय लैंड, तो जानवर को जाना पड़ेगा। दूसरी बात, टेरेन इतना डिफिकल्ट है कि जानवर के खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पता लगा कि आपको ट्रेड में बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आपके उतने जानवर मर गए जो लेकर के जा रहे थे, उतने का नुकसान आपका उसका हो गया। तो अगेन इनके लिए ओवरसीज ट्रेड करना, तो आप क्या करोगे वहां पे उस सिचुएशन में? यार इनलैंड ट्रेड करो, अपना इंटरनल ट्रेड रखो। ठीक है, इनके लिए ओवरसीज ट्रेड रखना इजी है। तो अगेन रोमन एम्पायर के साथ ये ट्रेड करते थे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पोर्ट है वो क्या है, कावेरीपट्टनम। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट डिटीज हैं। मुरुगन शिवा विष्णु की ये पूजा करते थे। ठीक है, इतनी बात ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। बस मेन चीज ये है कि संगम एज की अगर बात हो रही है तो किस चीज के बारे में बात हो रही है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इससे ज्यादा फालतू डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ, हटाने को मैं ये हटा सकता हूँ, खाली एक लाइन में कह सकता हूँ कि संगम एज थे, ये लोग थे, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें ध्यान रह सके कि अच्छा वहां पर क्या क्या था उस टाइम, कैसा कैसा होता था। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ जी। ठीक, तो अगर कोई संगम एज पूछेगा तो बता दोगे कि कहाँ के बारे में बात हो रही है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसमें आई थिंक इतना ही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इतना ही है, तो इसका मतलब इतना ही का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टेक्स्ट ही इतना ही अवेलेबल है। बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे ऑथर के व्यू पॉइंट, सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है।